माँ बाप आज की डेट में बीमार इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे उस उम्र पे काबिल नहीं बन पाते जब उनका ज़रूरी है काबिल बनना। यार एजुकेशन में एक तो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, जैसे हम कह देते हैं कि एजुकेशन में डिस्काउंट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मतलब जैसे क्यों ऐसे? इन एजुकेशन में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं कि कोर्स ले लो, आज ही आ जाए, 1999 तक कल नहीं मिलेगा। मेरा ये है कि हमने एक फ़ीस रख दी, अब अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो हम उसको फ्री भी देंगे। और आज भारत का ये हाल हो गया है कि आप जो दिखाओगे, आज देश में राहुल गांधी नहीं चलेगा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के चला है, आज मोदी जी की जय जयकार होगी क्योंकि वो बताना जानते हैं हर चीज़ को। भारत में ना टीचर को उस दृष्टि से देखा जाता है कि वो गरीब ही रहेगा तो अच्छा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने इंडिया को अगर बढ़ना है ना तो हर इंडियन को पढ़ना होगा और बहुत आगे निकलना होगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। आज का एपिसोड हमने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी है, फ्रॉम अ टीचर जो पहले टीचर थे, फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, फिर उस प्लेटफॉर्म के बाद वो सब छोड़ के अब आज खुद का एक अलग ऐप उन्होंने स्टार्ट करी है, जिसके बाद वो अपना एक एम्पायर बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो हर किसी को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बात करी है क्यों इंडिया में रेवोल्यूशन फ्री एजुकेशन से ही आ सकता है, ऐसा क्या कर सकते हैं एजुकेशन में जिससे हर टीचर पैसे भी कमा सकता है, येट वो बहुत सारे लोगों पर इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है फ्री में एजुकेशन करके। इन सब के बारे में हमने बात करी है। प्लीज़ वॉच द एंटायर एपिसोड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशन इन इंडिया, एंड हमारी कंट्री आगे बढ़ कैसे सकती है, फ्रॉम अ टीचर हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इन इंडिया ऑन यूट्यूब, अभिनय शर्मा। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते कि कहाँ से आए, कैसे हुआ, लाइक गिव मी शॉर्ट एक जर्नी बता दो लाइफ की कि कहाँ से स्टार्ट किया था। एक ठीक है, कौन से शहर से आते हो, कौन से टाउन से आते हो, गाँव से आते हो? यूपी के बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है। बुलंदशहर आपको पता होगा, कई सालों तक नंबर 1 रहा है वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल में। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? तो हमारा मतलब बचपन उसी में गुजरा है कि भैया रात को फायरिंग हो गई, 10 बजे गोलियां चल रही हैं बराबर। मैंने अपने सामने से गोलियां चलती हुई देखी हैं कि उधर से लोग चला रहे हैं, हम छत से देख रहे हैं, इधर से लोग चला रहे हैं। हमने ऐसा देखा है जब मैं 7 या 8 साल का था कि हमारे घर की छत से कोई झांक रहा है और हमने चला, अरे वो बंदा झांक रहा है। मतलब हमारे गाँव में टॉप मोस्ट मतलब बदमाश रहे हैं। 1-2 का नाम तो यहाँ पॉडकास्ट में मैं क्या लूँ, लेकिन ऐसे हैं जिनको जो पुरानी सीएम थी वो भी डरती थी, उस लेवल के वो हमारे गांव के बदमाश रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि हमने कितना गरीबी में जीवन बिताया, बट हमारा पिस्टल का लाइसेंस बहुत जल्दी बन गया था, भले हमारा जीवन कैसा भी था। तो मतलब ये चीज़ कितनी आप समझो कि वैल्यू रखती होगी कि आप रोटी और ये बचा के पहले पिस्टल का लाइसेंस बनवाते हो। उस गांव से हम थे कि रात को डर लगता था कि आज अब कल जब सुबह जगेंगे तो किसके घर में ये खबर मिलेंगी कि आज उसके यहाँ लूटपाट हो गई या उसके यहाँ ये हो गया। मतलब बहुत ऐसा था। तो मैंने तो प्राइमरी से ही एजुकेशन ली, पहली क्लास से ही 5वीं क्लास तक। और अब मैं जैसा समझ पाता हूँ, मेरा गोल तभी बड़े थे, एम्बिशंस बहुत थे। मुझे ऑटो में चलते हुए शर्म आती थी, अच्छा नहीं लगता था, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि किस में चल के नहीं आएगी सर, बट ये पता था हाँ कि ऑटो में चलते हुए तो नहीं, अपनी पर्सनल बाइक हो एटलीस्ट। तो वो मुझे लगता था। और मैंने जैसे प्राइमरी में पढ़ा है तो हमारे स्कूल की कोई बाउंड्री नहीं थी उस टाइम, तो कुछ ऐसा नहीं था। टीचर आज डिसाइड कर देता था कि अब पेपर होगा, क्योंकि उसने अगर ये बोल दिया कि कल होगा तो कल कोई नहीं आएगा। तो उस तरीके से पेपर होते थे। तो मुझे याद है कि मुझे उस टाइम भी एंजाइटी हो जाती थी पेपर की, स्ट्रेस की, जबकि ऐसा कोई नहीं था कि 3rd क्लास में क्या टॉप करना, आप प्राइमरी में पढ़ रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। लेकिन मुझे उस टाइम भी एंजाइटी होती थी, नहीं अच्छा करना है। तो जो मैं एक बात कहता हूँ कि अच्छा करना एक आदत है जो हमारे अंदर बचपन से ही हमें डालनी पड़ती है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी एज पे जाके कहोगे यार मैं ना 12th के बाद एक अच्छा बिजनेस करूंगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, मतलब अच्छा होना एक आदत, मतलब आप पढ़ाई में भी अच्छे हो गए, आप किसी के पीछे पड़ गए तो वहां भी आप अच्छा करके उसको पाल लोगे। मतलब अच्छा करना है जस्ट ए हैबिट। जैसे जीतना एक आदत है कि आप घर की छत पे भी खेल रहे हो तो मुझे जीतना है भाई, मैं कैरम खेल रहा हूँ मुझे जीतना है, मुझे कुछ भी करके जीतना है। तो वो एक ललक होती है। तो ये आदतें तो ये बचपन से ही थी कि भाई टॉप करना है, अच्छा करना। फिर ये लगा कि चलो आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं, तो घर वालों ने कोटा भेज दिया। कोटा पिताजी लेके गए, 1-2 दिन रहे हमारे साथ, सब काम करते थे हमारा। जब वो छोड़ के आए हमने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे फादर ने पूरी फैमिली को कोटा शिफ्ट किया प्लान करके, पूरी फैमिली को, कि चलो बाकी 2 भाई बहन भी हैं, उनकी पढ़ाई भी कुछ महीने के लिए रोक लेते हैं। उनको ये लगता था कि एक बंदा अगर कुछ अच्छा कर जाएगा तो सबका हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर हमने शुरू किया, तो घर वाले ने वहाँ पे ले दिया। तो मुझे AITPLI में बहुत अच्छी रैंक आई और हम तृष्णापल्ली गए मेरा कॉलेज में। बोला जी भाई ख़त्म है यहाँ रहेगा तो। उन्होंने उसी वक्त कुछ डिसीजन, मतलब कुछ नहीं सोचा और सीधे डिसीजन लिया और मुझे उठाया और वापस ले आए। बस एक ही शर्त की कि यार मैं भी गाँव नहीं जाऊँगा जब तक कोई तुम्हें दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता।
तो फिर ऐसे ऐसे करके उसमें भी फिर मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग हो नहीं सकती थी, थर्ड राउंड काउंसलिंग में बायोटेक्नोलॉजी मिला था रायपुर में, एक कॉलेज है NIT। फिर उसके बाद या शायद केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी, लेकिन ये था उस टाइम बहुत चढ़ा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए। फिर मैंने एक कॉलेज था AIEEE से ही था उस वक्त, और गवर्नमेंट कॉलेज था। फिर मैंने वहाँ से कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट होने की बारी थी, तो प्लेसमेंट हो गया मेरा, TCS में मुझे जॉब मिली। 23,000 रुपये सैलरी थी पर मंथ। मैं पूरी रात सोया नहीं, सेलिब्रेशन किया कि भाई बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी मैंने ट्यूशन पढ़ाए, कॉलेज में भी 4 साल जब मैं था तो ट्यूशन पढ़ाता। तो कॉलेज जब ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद गांव आ गए, क्योंकि उस टाइम रिसेशन था ही, तो कंपनियां 8-9 महीने बाद ज्वाइनिंग दे रही थी। तो मैं वापस गाँव आ गया था कॉलेज से। तो वहाँ पे फिर मेरे को फील हुआ कि जब आप इंजीनियरिंग करके गाँव आ जाते हो, लोग मानते नहीं, एक तो आपका प्लेसमेंट हो गया है। तो वो एक मोमेंट बड़ा ख़राब था। तब मेरे फादर ने कहा कि यार अब ऐसा है, टाइम है आपके पास, तो आप IAS की तैयारी कर लो। वहाँ से शुरू हुआ कि IAS की तैयारी कर लेते हैं। मुझे लगा चलो ठीक है ये भी, क्योंकि घर पे मेरे से भी नहीं रहा जा रहा था कॉलेज में, और फिर कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके बिना तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। तो मैंने कहा उनको भी बुला लेंगे, साथ में तैयारी कर लेंगे। तो वो भी आए नहीं, कमबख्त धोखा दे गए। तो हम पिताजी के साथ फिर से आए अपना सामान वामान लेके, और सब कुछ तय कर गए थे। 1,000 रुपये भी दे गए प्रॉपर्टी डीलर वाले को। और फिर जब सामान लेके जिस दिन आए और पता चला कि वो दोस्त भी नहीं आ रहे हैं, तो हमने तो मूड तुरंत बदल गया, क्योंकि हम अकेले फिर भी नहीं रह सकते थे। 4 साल कॉलेज करने के बाद भी कॉलेज में भाई हमारे साथ रहा था, उसका कॉलेज भी पास में ही था। तो वहाँ पे हमने फादर को कहा कि यार किसी और दिन आएंगे, अभी मन नहीं है। हम फिर एक बार सामान लौटाया है उनका, और ये तो कोई बहुत मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2012 की बात है। फिर आ गए, फिर मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा ऐसा करते हैं, सब लोग चलते हैं, और आप लोग ग्रेटर नोएडा में रहना, दिल्ली के पास ही है NCR में, और मैं दिल्ली में तैयारी करूंगा, तो वहाँ से मैं हर फ्राइडे आ जाया करूंगा। तो 2012 में मेरी दिल्ली की शुरुआत हुई, मैं दिल्ली आ गया। फिर हमारी सरकारी नौकरी लग गई, एक इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए हम। मुंबई में मेरी पोस्टिंग थी चर्च गेट पे, तो मुझे लगा चलो अब कुछ नहीं हुआ तो एक्टर तो बन ही जाएंगे, वरना ब्रेक ले लेंगे। मैं मुंबई आ गया, ये बात है 2016 दिसंबर की। मार्च में पता चला माताजी को फेशियल पैरालिसिस हो गया, पिताजी को डायबिटीज हो गई। ये सब स्ट्रेस में कि कुछ हो नहीं रहा है, बैंक की इंस्टॉलमेंट टूट रही है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहता था, ऐसे नहीं कि मैं टेंशन में हूँ या स्ट्रेस हूँ, मैं मजे पूरे लेता था जिंदगी के, खुश रहता था। बस पापा का फ़ोन आया तो ठीक है, थोड़ा सा अरे ठीक है, थोड़ा ऐसे दिखा दिया कि भाई सीरियस है, बट ऐसे सीरियस रहा नहीं बिल्कुल। अब मैं जब मम्मी को देखने आया वहाँ पे, तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक सी बात है, उनको फेशियल पैरालिसिस, पूरा फेस टेढ़ा हो गया था। तब भी मैंने उनको ये कहा था, मुझे याद है मार्च 2017 की बात है, कि आप टेंशन मत लो, भाई बड़ा करेगा जीवन में कुछ। कोई होप नहीं है, सब जगह से मैं फ्लॉप हो ही रहा हूँ, कोचिंग बंद कर चुका हूँ, सरकारी नौकरी में फिट बैठा नहीं हूँ, लेकिन भाई बड़ा करेगा। कैसे करेगा ये किसी को नहीं पता, भाई को खुद नहीं पता, कोई प्लान नहीं है। और भाई ने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल के ही यहाँ से गया था कि ये लीजिए आपकी सरकारी नौकरी, किसी को दे देना, रौले में नहीं करनी ही नहीं है। फिर क्या करना है अब कुछ पता नहीं है क्या करना है। मैं गया घर पे, अब घर रहने लगा तो घर पे और स्ट्रेस थोड़ा सा। माताजी जा रही हैं दिखाने, उनको भी देसी ट्रीटमेंट चल रहा है, पिताजी उस टेंशन में अलग से डायबिटीज पाल ली। मुझे भी बड़ा दुख लगने लगा, और मुझे लगता है कि बच्चों, माँ बाप आज की डेट में बीमार इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे उस उम्र पे काबिल नहीं बन पाते जब उनका ज़रूरी है काबिल बनना, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तो इसी में निकाल देते हैं कि बच्चों का भविष्य बने। अब फिर जब उनका बुढ़ापा होता है कि यार माँ इतने दिनों से एक ही साड़ी में है, पिताजी के भी कुछ सपने थे जो वो पूरे करना चाहते थे, तो ये सब चीज़ें मैं उस वक्त भी सोचता था। इतना ईमानदार आदमी था मैं, ठीक है, कि मुझे इनके भी सपने पूरे करने हैं, खाली यही ज़िंदगी नहीं है कि आपने खुद मज़े ले लिए ये वो, क्योंकि इन्होंने अपने ख्वाहिशों को मार के आपको यहाँ तक पहुँचाया। पीक ईयर्स आपको दे दिए। हाँ, मतलब सब कुछ वही मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं मार के, हमारे टाइम पे तो यही था कि उतने अच्छे नहीं होते थे, तो अपनी इच्छाएं मार के ही वो यहाँ तक गए, पहुँचे, हमें पहुँचाया यहाँ तक। अब क्या हुआ, इसके बाद कहानी हो गई, तो मैंने सोचा कि यार अब हम फिर से शुरू करते हैं दोबारा से पढ़ाना। तो हम कोचिंगों में गए, तो मैं पहले 1450 रुपये घंटे पढ़ा चुका था ऑलरेडी, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो कोई मुझे 600 रुपये घंटे देने को तैयार नहीं। ऐसे तैसे मैंने एक कोचिंग में लिया सहारा कि भाई एंट्री लगवा, वो भी सिफारिश से लगी हमारी, पढ़ाना शुरू कर दिल्ली में, दिल्ली में ही। और वो भी पैसे कैसे देते थे, ऐसे नॉर्मली कभी 1000 पकड़ा दिए, 5000 पकड़ा दिए, मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है। वही कौन सा वर्ड होता है, एक हैंड टू माउथ वाली स्थिति चल रही है, थोड़े पैसे आ रहे हैं, खर्चा पानी चल रहा है बस। तो खर्चा पानी चलने की बात थी। फिर उसके बाद फादर भी यही सोचते थे कि कुछ करेगा, उनको ये लगता था लेकिन कि तुम्हें जो ठीक लग रहा है करो, उसको अच्छे तरीके से करो। मतलब उन्होंने इस बात पे बहुत मतलब नहीं दिखाया कि आपने नौकरी छोड़ दी है वो, उसके पीछे दूसरी वजह ये भी थी कि हम उससे अगले साल भी सेलेक्ट थे।
हमारे पास एक सरकारी नौकरी भी और थी, ओके। हाँ ऑडिट ऑफिसर की, वो हमारे पास और थी, तो इसलिए वो भी उतने ज़्यादा वो नहीं थे कि भाई कुछ नहीं होगा तो फिर ये कर लेगा, अभी ट्राई कर लेने दो। इस बीच हमने 2012 में एक किताब भी लिखी थी, बहुत सपनों के साथ, बड़े सपनों के साथ, यार हमारी किताब चलेगी, हम बहुत पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा, जो कि वो फ्लॉप रही थी। वो भी 2015-16 तक नहीं चली, 2000 कॉपी छप पाई, प्ले विद एडवांस में इसकी किताब थी। अब जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो फिर हमें आइडिया आया कि कैसे करें, घर पे रह के तो बात नहीं बनेगी, तो फिर हमने अपना मोबाइल फ़ोन बेच के, उस टाइम पैसे उतने नहीं बन पा रहे थे, एक रूम ले लिया, इंटरकनेक्टिंग रूम था, बहुत गंदा सा। वहाँ बाहर ये था कि बाहर हम पढ़ाएंगे, अंदर सो लेंगे। मैं और मेरा भाई सुबह जग के खुद ही स्टूल लगाते थे, एक बोर्ड टांग दिया था, और वहाँ हमने जो पुराने बच्चे हमसे कनेक्टेड थे उनको हमने मैसेज कर दिया कि आप आ जाओ भाई, हम पढ़ाते हैं। लेकिन वही है कि बच्चे भी फिर फीस देना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक ट्रस्ट भी होता है टीचर पे, हम पे फिर भी था। थोड़ा थोड़ा लोगों ने, बच्चों ने फीस दी, तो वहाँ से हमारा इतना हो गया कि रोटी पानी ठीक चलने लगी। सुपर 30 के नाम से हमने बैच बनाया था, तो 15-20 बच्चे उसमें आते थे, 20-25। फटा हुआ सा एक सोफ़ा था, अभी फ़ोटो भी है मेरे पास तो उसकी बैच की, तो बच्चे वहीं बैठ जाते थे उसी सोफ़े पे, और हम भी, और हमारा वो प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। ठीक है, लेकिन अब हमने ध्यान देना कम कर दिया था। हम ये समझ गए थे कि जीवन इसके परे है, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अगर सिर्फ इस चीज़ से जीवन चल नहीं पाएगा, इतना हमें समझ आ गया था। वहीं पे एक लड़के ने हमें कहा कि यार आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके पास जो ट्रिक्स हैं, एक टीचर का नाम बताया, देखो वो फेसबुक पे वीडियो डालता, 20-20 हज़ार व्यू आते हैं, हमारे 20,000 लोग देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात था 2017 में। तो उसने कहा कि मैं आपकी एक वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ऐसे करके, जुलाई आ गया था, अगस्त सितंबर की ये बात है। तो उसने कहा एक वीडियो बनाता हूँ आपकी, डालूंगा नहीं कहीं, क्योंकि हमें भी शर्म आती थी यार कि अब लाइफ में कुछ करा नहीं, जॉब छोड़ा है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब वीडियो डालने लग गए, और यूट्यूब की उतनी नॉलेज नहीं थी, मैं तो सब्सक्राइबर और व्यू भी नहीं जानता था क्या होते हैं, ना ये बात पता थी कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। उसने वो वीडियो बनाई, और वो वीडियो उसने अपने चैनल पर डाल दी, 700 सब्सक्राइबर थे, 6 दिन के अंदर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और 1 मिलियन व्यूज़ वीडियो पे। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, आग की तरह फैली, नहीं यूट्यूब पे आग की तरह वो वीडियो फैली कि भाई मैंने क्या पढ़ा दिया, मैंने नया पढ़ाया था, यूनिक पढ़ाया था, कहीं नहीं था, उससे पहले किसी किताब में नहीं था, लेकिन वो तो मैं पिछले 5-7 साल से ही पढ़ाया था ना, लोग नहीं समझ रहे थे। ठीक है, अब तो वो टीचर भी जो हमसे हाथ मिलाने से कतराते थे, मतलब कई टीचर ने तो मेरे को ऐसे कह दिया था, मुखर्जी नगर में बड़ा मतलब ये सब चलता था, वहाँ भी वही वाला कल्चर चलता है, कौन सा कहती हैं वो, कंगना जी, नेपोटिज्म वाला, कि जो पहले से फेमस है, नए लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो लोग हम जैसे कभी हाथ बढ़ा दिया आगे, तो यार नहीं हाथ मत मिलाया करो, अभी थोड़ा सा बाद में, ऐसे लोग बोल देते थे। तो वो टीचर भी हमें फ़ोन करे, अरे भाई आपका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा, इतना वायरल हो गया था वीडियो, हमें भी मज़ा आ रहा था। अब वो जो हमारा सुपर 30 फुल नहीं हो रहा था, 15 वो सुपर 60 बन गया। लोग, ये स्थिति थी कि आके बोलते थे कि हमारे पैसे रख लो, नेक्स्ट सुपर 60 में हमें एडमिशन दे देना, नया पढ़ाते हो। फिर तो हमने बैक टू, ये नहीं था कि हमने एक ही वीडियो डाल के खाली वायरल हो गए, फिर तो जब हमें मजा आने लगा तो उस बंदे ने और 3-4 वीडियो रोज के रोज हमारे से चैनल पे डलवाई। फिर हमने वहाँ अनाउंस कर दिया कि मैं पूरी गणित फ्री पढ़ाऊंगा, और अपना एक चैनल बना दिया, अभिनय मैथ्स। पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाएंगे। सिद्धार्थ से ये था कि लोगों ने ये कहा कि तुम सब कुछ फ्री पढ़ा दोगे तो तुमसे पैसे में कौन पढ़ने आएगा, बट हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा फिर हम सरकारी नौकरी कर लेंगे, बट पढ़ाएंगे तो ये, मतलब वही है ना कि जब आपकी दिल में बातें सच्ची हैं, ईमानदारी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो वही वाली सीन है कि जैसे विराट कोहली है, तो वो क्रिकेट से नहीं पैसा कमाता है, वो ब्रांडिंग से पैसा कमाता है। तो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आता था, बट अब आता है कि हमने जो काम किया वो ठीक किया, कि हमने सब कुछ पढ़ाना शुरू किया। रात के 3-3 बजे मैं पढ़ाता था, तो सुपर 60 बन गया वो। वहाँ से कुछ पैसे आए, पिताजी आए, तुरंत ले गए। वो जिससे उधार लिए थे वो ब्याज पे ब्याज ठोके जा रहा था, अलग से परेशान करता था। हमें लगा यार इतनी मुश्किल से कमाए, वो भी वो ले गया। 3 महीने ऐसे ही चला। फिर हम जिस कोचिंग में पढ़ा रहे थे 650 रुपये घंटे, उसमें 400 बच्चे आए हमारे नाम पे। तो हमने कहा कि भैया अब हमारा 1000 रुपये घंटे कर दो। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, अभी तो आपको आए हुए 4 महीने हुए, आप फिर से ये सब करने लगे। तो हमने कहा हम नहीं आएंगे, 700 तो कर दो, हमारी भी जितनी कि थोड़ा सा तो बढ़ाओ, 50 तो बढ़ाओ, 50 रुपये तो। उन्होंने मना कर दिया, हमने जाना बंद कर दिया, हमने अपनी कोचिंग खोल ली। और पिताजी को ये भी, तो ये थोड़ा सा ख़राब लगा, उनको लगा कि इतने डिसीजन इसने अभी तक ख़राब किए हैं, कहीं ये फिर ना खराब नहीं हो जाए। मैंने कहा नहीं अब तो खोलते हैं। कोचिंग खोली बहुत छोटे से रेंट पे ही। कभी मेरा बिजनेस को लेकर के या पैसे को लेकर के ये रहा कि हम बच्चों को से कम फीस ले लें, लेकिन मतलब वाव पे ना खर्च करें बहुत कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, ये वो। हमने इस चीज़ पे नहीं करा, छोटा सा ही खोल लिया। पहला बैच स्टार्ट किया तो 500 बच्चे आए, कैपेसिटी हमारे पास 150 बच्चों को बिठाने की थी। तो हमने उसको ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करके हम वहाँ पढ़ाने लगे। हमें लगा कि अब कुछ पैसा भी आ गया यार, तो अब तो हमें एक गाड़ी भी लेनी चाहिए। तो फिर हमने एक इको स्पोर्ट बुक की, और ऐसा ऐसा करते करते मार्च आ चुका था, मार्च 2018 की बात है। ठीक है,
3-4 बैच हम ख़त्म कर चुके थे। ये वाला बैच जो शुरू किया 450 बच्चों को, ये ख़त्म कर चुके थे। फिर ये रहा कि यार अब नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो नया बैच अनाउंस किया, अप्रैल में डेट रखी उसकी हमने। और तब तक हमारे 6-7 महीने में सब्सक्राइबर भी 7-8 लाख हो चुके थे। 8 महीने में हो गए थे 1 मिलियन, सिर्फ गणित पढ़ा के। और बहुत वीडियोज नहीं डाली थी, 150 एक वीडियो थी, 150 पौने 200 उस टाइम पे, जबकि लोग इतना यूट्यूब से नहीं पढ़ते थे, इतना क्रेज नहीं था जितना अभी है। ये प्री जियो थी। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि ये चीज़ तो हमने स्टार्ट की, फ्री पढ़ाना और पूरा कंप्लीट पढ़ाने की जो शुरुआत की वो हमने ही की थी। नेशनल ज्योग्राफिक ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें हमें लिया था, तो ये चीज़ दिखाई थी कि हमने फ्री पढ़ा के कैसे अपने जीवन को बदला। तो अब ऑफलाइन में तो एक कॉस्टिंग भी आती है। तो अब जब हमने दोबारा बैच शुरू किया तो हमारे पास 3000 बच्चे आए। 3000 3000 और एक बंदा कितना देता था? हाँ, मतलब 6000 या 8000 फीस थी उस टाइम पे। बाकी लोग तो 10-10,000 भी ले रहे थे। बट अपना ये था मेरा, जैसे कि कोई बच्चा मेरे पास आ गया कि मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने आज तक अपने जीवन में उसको ना नहीं किया। किसी बच्चे ने कहा कि मैं 2000 दे पाऊँ, मैंने मतलब बच्चों से इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया तब भी और आज भी नहीं आया। मैंने पैसा कमाया, सारी चीज़ें की हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं, जैसे आज कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, आप उनके यहाँ जाओ, आप पूछोगे फ़ीस, वो ऐसे बोलेंगे फ़ीस सर कम करानी। नहीं, ये मैनेजमेंट से बात करो, ये मैं नहीं देखता। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पहले से ही ख़राब लगती थी, दुख लगता था, यार तुम क्यों नहीं देखते, तुम्हारी कोचिंग है, तुम कोचिंग के मालिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। मेरा ये था कि जो बच्चा मेरे पास आ गया, जैसे कई बार तो ये भी होता था कि मैंने किसी बच्चे को पूछ लिया कि यार आप 2 दिन से नहीं पढ़ने आए, उसने कहा कि जी पापा की जॉब छूट गई और वो ATM पे गार्ड है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपने फ़ीस दी है यहाँ पे, कि हाँ सर अभी मैंने 3-3 हज़ार रुपये दिए, बाकी बची है। तो मैंने उसके वो 3,000 भी रिफ़ंड करा दिए। मतलब मैंने लोगों की दुआएं भी कमाई, शायद उसी चीज़ का पैसा भी मेरे पास आया। अगर हम, वो तो सीधा सीधा फंडा है ना, आप किसी चीज़ के पीछे भागो तो वो आपसे और दूर भागेगी, आप मत भागो उसके पीछे, वो आपके पीछे खुद भाग के आएगी। तो वो मेरे साथ भी था कि बच्चों को हेल्प, जिसने जो कह दिया। जैसे अब होता क्या है ना कि हम कम फीस रखते हैं, ये मैं इसको सोल्यूशन नहीं मानता। इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएं सब कुछ, और पढ़ा ही रहे थे। अब किसी बच्चे को है कि नहीं, उसको तो सामने से आके मुखर्जी नगर में ही पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उस मेंटल कि उनको फ्री नहीं पढ़ना है, तो हमने क्या कि उनसे फीस चार्ज कर ली। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री भी पढ़ना है और सामने पे आके भी पढ़ना है, तो वो फीस उनके लिए भी तो लग रही है ना, उनको पढ़ाने में भी एक कॉस्टिंग लग रही है, बिठा रहे हैं सब है। तो मेरा ये था कि हम एक फ़ीस रखें, एक फ़ीस का पैरामीटर हो, जिसको मदद चाहिए उसको मिल जाए, जिसको पैसे भी चाहिए उसको भी पैसे मिल जाए। ये मुझे सही तरीका लगता था। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने बहुत सस्ती फीस कर दी, सबके लिए हमने बहुत सस्ता कर दिया, हमने ऐप लॉन्च कर दी, तो मैं ये मानता हूँ कि सस्ता करने से भारत में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको अगर सच में रिवॉल्यूशन लाना है तो सस्ता फीस या ऐप लॉन्च करने से नहीं, वो यूट्यूब पे ही पढ़ाने से आएगा, और आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, रिवॉल्यूशन तो वहीं से आ सकता है। बाकी आपको रोटी पानी खर्चा चलाना है तो उसके लिए ऐप जरूरी है। तो वहाँ से फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते रहे। ऑफलाइन क्लास में ऑलमोस्ट मैंने मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ाए होंगे। फिर हमारे 28 अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हो गई थी, तो मैं यहीं से पढ़ाता था, लाइव चलता था वहाँ पे, सेमिनार करने लगे थे, तो ये सब चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। इतना अच्छा कुछ कर रहा था मैं, जैसे कई बार लोगों को बोलता हूँ लाइफ में कि ना, बहुत बार ना करना भी बहुत फ़ायदेमंद देता है, जो मेरे साथ हुआ। जैसे कि अनअकैडमी जस्ट शुरू हुई थी, बिल्कुल 10-12 लोग 13 लोग काम करते थे। तो आई जॉइंड अनअकैडमी एट द 40,000 पर मंथ, दैट टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग 25-30 लाख पर डे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन है। जबकि मेरा अपना भी चैनल था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि ऑफलाइन से सब कुछ ठीक चल ही रहा था। तो मेरा ये नहीं था कभी कि मुझे कोई ऐप बनानी है या खुद मुझे, हाँ मतलब खुद का करना है, ऐसे कोई कोर्स बेचना, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में यही लग रहा था कि ऑनलाइन में उतनी कॉस्टिंग आ नहीं रही है, तो इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। उनके साथ जुड़ गया, उनके साथ भी एक बहुत लंबा सफ़र रहा, 5.5-6 साल का, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। मतलब कोई शिकायत नहीं, इतना मज़ा भी आया। उन्होंने भी वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपडेशन भी कितनी बड़ी चीज़ है। वो लोग लगातार टेक को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के अपडेट करते गए। तो मैं ऑनलाइन फ्री भी पढ़ाता रहा। मैंने 4 बार ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म किया यूट्यूब पे। बच्चों को रहता है कि यार लाइव पढ़ाए टीचर, तो बार बार लाइव आके पढ़ाया मैंने, और भी जितनी चीज़ें कर सकता था। और अभी जब से मैंने 3 महीने पहले से अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अभिनय मैस ऐप लेके आई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो यूट्यूब पे नहीं हो सकती थी। तो वहाँ भी हमने एजुकेशन को इसी तरीके से किया कि हमें एजुकेशन को बिजनेस दिखाना नहीं है, वो बिजनेस है या नहीं है मैं इस पर सोचता भी नहीं हूँ। मतलब मुझे ये था कि यार एजुकेशन में एक तो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, जैसे हम कह देते हैं कि एजुकेशन में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे, क्यों ऐसे? अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे अब मान लेते मैंने इस बार दिवाली पे कहा कि
दिवाली पे डिस्काउंट है और आपको 50% ऑफ पे सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब क्या होगा, जो बच्चे अगले साल दिवाली पे लेंगे, दिवाली से पहले मान लेते हैं उनको जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो वो वेट करेंगे दिवाली का कि दिवाली का सर की ऐप पे डिस्काउंट आएगा तब लेंगे कोर्स, या कोई त्योहार आएगा तो मतलब उससे तो पढ़ाई रुक रही है ना उसकी। और दूसरा ये है कि उसको नहीं भी लेना है तो कई बार क्या होता है कि अब जीन्स तो मैंने ले ली, एक बार डिस्काउंट था लेकिन मैं पहन के काम चला लूँगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन एजुकेशन में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं कि कोर्स ले लो, आज ही आ जाए, 1999 तक कल नहीं मिलेगा। मेरा ये है कि हमने एक फ़ीस रख दी, अब अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो हम उसको फ्री भी देंगे, किसी के पेरेंट्स नहीं है तो फ्री देंगे, हैंडीकैप्ड है तो फ्री देंगे, या उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, अंत्योदय कार्ड बना हुआ है तो उसको फ्री देंगे, या कोई और उसकी मजबूरी है फ्री नहीं देंगे। कोई बच्चा कह रहा है कि जी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोर्स मिले, तो हम ऐसा नहीं करते कि जो कोई वंचित रह जाएगा हमने ज़्यादा फीस रख दी तो। मैं अपनी कंपनी में नहीं पूछता यार कितने की सेल हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, क्या रेवेन्यू है, क्या नहीं, मैं इन सब चीज़ों से मेरे को नहीं मतलब है। मैंने जैसे बताया कि मैं यूट्यूब क्यों नहीं रखता फ़ोन में, इसीलिए ना कि मैं यही चेक करूँ क्या मेरी ज़िंदगी इसीलिए बनी, मैंने वीडियो डाली है, कितने लाइक आए नहीं, मैंने जैसा अच्छा काम किया होगा उतने लोगों ने पसंद कर दिया होगा। मैं अपनी वीडियो में कह देता हूँ कि आप अभी लाइक मत करो, जब आपको लास्ट में लगे कि अच्छा पढ़ाया है सब कुछ है तो लाइक कर देना, ठीक है। लेकिन अब मैं उस चीज़ के लिए उनको फोर्स करूँ कि यार ऐसा है, फिर मैं वो चेक करूँ कि कितने व्यू हुए हैं नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक गंदी सी चीज़ है जिसमें मैं फंसता चला जाऊँगा। कभी ऐसा होगा कि नहीं आएंगे उतने व्यू, नहीं आएंगे उतने लाइक, तो मेरा टारगेट ही रहता है कि मेरे वीडियो पे 1000 व्यू आ रहे हैं मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, 1000 बच्चे कम नहीं होते, क्योंकि मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं वायरल होने के लिए कर रहा हूँ, और क्योंकि वायरल होने से कुछ होने वाला भी नहीं है, वायरल तो दीपक कलाल भी है, उससे क्या होगा, आप फेमस किस चीज़ के लिए हो ये मायने रखता है। अब राखी सावंत ने बहुत नाम कमाया और एक्ट्रेस से, उनको काम तो नहीं दे रहा कोई। ट्रू। तो सारा काम है कि खाली वायरल होने से बात नहीं बनेगी, आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हो, आप अपने काम के लिए कितना फेमस हो, जो आपका काम है, तभी तो लोग आपको काम देंगे ना। आप कोई, मैं कहूँ आज जाके किसी के घर यार मैं आपको हंसाना चाहता हूँ आप पैसे दे दो, कोई भी नहीं देगा। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ आप पैसे दे दो, भारत में आपको पैसा मिल सकता है तो ट्यूशन पढ़ाने का मिल सकता है, तो वही काम करना पड़ेगा। तो मैंने उस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाने पे भी फोकस नहीं किया, भले मैंने 2 साल काम नहीं किया कोविड में, बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाले, बट ये रहा कि जो भी काम करें तो उसकी एक वर्थ हो। अगर कोई चैनल पे वीडियो भी जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो जैसे आज अगर प्रमोशन से भी पैसा लेते हैं तो मेरा ये रहता है कि यार मैं प्रमोशन भी करूँगा किसी का, तो मैं कुछ पढ़ाऊँगा भी साथ में बच्चों को। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक प्रमोशनल डेडिकेटेड वीडियो जा रहा है, भले उसका ठीक है थोड़ा कम पैसा मिलेगा। और एक मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जो यूट्यूब से पैसा आए और जो प्रमोशन से आए उसको अपने गांव के कुछ बहुत से मेरे ऐसे बच्चे हैं, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत चैरिटी करता हूँ लोगों को, कि किसी भी तरीके से पूरे कोविड में मैंने मतलब नए नोट बांटे हैं इतना लोगों को कि यार सबका घर चलता रहे, सबकी रोटी चलती रहे, ये सब कुछ मैंने किया। बस मेरे साथ क्या है कि मैं दिखा नहीं पाता, और आज भारत का ये हाल हो गया है कि आप जो दिखाओगे, आज देश में राहुल गांधी नहीं चलेगा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के चला है, आज मोदी जी की जय जयकार होगी, क्योंकि वो बताना जानते हैं हर चीज़ को, आज ये बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ में मैं मानता हूँ मैं थोड़ा पीछे रह गया कि मैं दिखा नहीं पाया कि मैं क्या अच्छा करता हूँ या क्या गलत है, बट मुझे लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने एक बात बहुत सही बोली कि भारत में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और चीज़ किसी के तो पैसे देंगे नहीं, राइट। पर और मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा तो चलो सेकेंडरी है, आई थिंक भारत भी आगे तभी बढ़ेगा जब पूरा भारत पढ़ेगा, बिल्कुल राइट, दैट्स द होल आइडिया। और आई थिंक हम जिस तरीके से हमारी पूरी कंट्री जिस हिसाब से ब्रॉटअप है, जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग एक टाइम के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, राइट, और जबकि उस टाइम के बाद तो पढ़ना शुरू करना चाहिए। हर टाइम लाइफ में तुमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, या तो सिखा के पढ़ो, खुद सीख जाओ सिखाते सिखाते, या तो सिर्फ सीखते रह जाओ, कुछ तो तुमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3-4 या 5 ऐसी चीज़ें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो एक चीज़ हाँ हो गई। नहीं, मैं तो मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मैं तो ज़िंदगी जीना भी सिखाता हूँ। मुझे एक जो सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ लगती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मैं कई बार ऐसा मेरा दिमाग होता है, जैसे जितने भी लोग अपने जीवन में ख़राब डिसीजन ले लेते हैं, कोई दुनिया से चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्यों कर लेता है, मैं ये सोचता हूँ। हम लोग सोचते हैं यार बड़ा डरपोक था ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है, उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त ठीक नहीं थी, उसको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और वो मर गया। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है हमें सीखने की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावना में आकर भी अपनी बुद्धि पे कितना नियंत्रण रखना है। अगर मेरे दिमाग में थॉट्स आएगा तो मैं तुरंत ये समझ जाता हूँ कि ये मैं इस वक्त भावुक हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम ये थॉट्स नहीं आएगा दिमाग में। तो ये क्योंकि सारा खेल थॉट आने का ही है। हम आज ये सोचते हैं ना कि 1000 करोड़ आने से खुशी हो जाएगी या एक सरकारी नौकरी लगने से खुशी हो जाएगी, तो नहीं, खुशी इज द मेंटल स्टेट है, दिमाग में क्या थॉट है उस वक्त उससे निर्धारित होती है।
अगर ऐसा होता तो कोई रिक्शा चलाने वाला कभी नहीं मुस्कुराता जीवन में, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आज उसने 400 रुपये कमाए हैं, तो वो आज में जी रहा है, और जो भी आज में जी रहा है वो खुश है। आप 1000 करोड़, मैंने पिछले 6 महीने में ये और महसूस किया कि पैसा से सुकून बहुत ऊपर है। अगर जीवन जितना उलझा हुआ है तो समझो सुकून खो रहा है, सुकून जा रहा है। तो जीवन को बहुत उलझाना भी नहीं है। उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। ये लाइन मैंने अभी आज से 2 दिन पहले ही लिखी कि उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है। तो बहुत उलझाना नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा सीसीडी वाले ने सुसाइड किया और क्या बोल के कि वो 1000 करोड़ का बिजनेस तो कर ही चुका था, लेकिन उसने कहा कि वो उसने अच्छा नहीं किया। तो ये उसके दिमाग ने गलत सोचा। जब सारा खेल दिमाग के गलत सोचने का ये, तो क्यों ना हम दिमाग को ही सही सोचना सिखा दें, तब 1000 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। तो फोकस हमारा रहना चाहिए कि हमारा दिमाग ठीक है। और इसके लिए मैंने जो देखा वो मेडिटेशन, योगा, अपार्ट फ्रॉम स्टडी बच्चों को बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग सांस लेना भी भूल गए, बस ऐसे कर दिया। मैं अपनी क्लास में भी आजकल बच्चों को ये सिखा रहा हूँ हर 1 घंटे के बाद कि 5 गहरी गहरी सांसें लो। हम कम से कम ऑक्सीजन तो दिमाग तक ठीक तरीके से पहुँचाएं ताकि ये एक्टिव हो। ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ही, सही खाना ना खाने की वजह से ही हमारे दिमाग में बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी होती है, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही, माइंड एक्टिवेट नहीं हो रहा। आप कमा लो कितना भी, आपने देखा एक बंदा एक्टर बनने के बाद भी सुसाइड कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने पे लोग, एक IAS ने आपने देखा पांडे जी थे, एक सुसाइड किया। तो वो क्यों? इसका मतलब सारा गेम दिमाग का ही है। तो पहले दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। सुकून तो हर पल है, आप जिस चाल जिस ढाल में रहोगे उसमें ही सुकून आएगा, लेकिन उससे पहले दिमाग ठीक होना जरूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ हो गई, योगा और मेडिटेशन दूसरी चीज़ हो गई। हाँ, और कौन सी तीसरी चौथी चीज़ है? फॉल्स एक्सपेक्टेशन पे आजकल दुनिया, जो यूथ है आज का ना, फॉल्स एक्सपेक्टेशन मतलब हाँ, ये बहुत मतलब कि गलत उम्मीदें पाल लेना। क्या? जैसे एग्जाम्पल दो। हाँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। गलत उम्मीदें पाल लेना, जैसे मैंने कुछ दिन तैयारी की और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, जबकि मैं हर साल देख रहा हूँ 150 नंबर कट ऑफ जा रही है, लेकिन मैंने दिमाग में वाला हुआ अरे मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। एक लड़की है ऑलरेडी किसी लड़के के साथ है और मैं उससे इश्क लड़ाना चाहता हूँ, अब मैं इसी में दुखी हूँ, यार वो मेरी बात नहीं मान रही। फॉल्स एक्सपेक्टेशन है ना, वो ऑलरेडी सेट है। या फिर उससे इस तरीके की उम्मीदें रखना कि तुम मेरे से मिलने नहीं आई, जबकि वो एक परिवार में रहती है जहाँ पे उसको अपने पेरेंट्स को भी जवाबदेही देनी पड़ती है। तो गलत उम्मीदें पाल लेना दुख की वजह है। तो ये तो एक लाइफ लेसन हो गया एक्चुअली। मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्किल क्या सीखनी चाहिए किसी को? स्किल मतलब आपको क्या लगता है? पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए या फाइनेंशियल स्किल सीखनी चाहिए कि पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैथ्स एक स्किल है। हाँ, मैथ्स एक स्किल है। मुझे लगता है कि जैसे आज हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेज की है। अगर हम टाइम को मैनेज करना सीख गए तो फिनांस भी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज आप देखते होगे हर एक आदमी को ये कहते हुए कि यार वक्त नहीं है, बहुत बिजी है, एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अब अभी आप मूवी का पास दे दो, तुरंत निकल जाएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती और 1.5 घंटे वो इंस्टाग्राम रील पे बिता देते हैं। तो पहले के ज़माने में तो किसी को टाइम की दिक्कत नहीं होती थी, जबकि पहले फ्लाइट नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था, माएँ 3-3 बच्चे पालती थीं, खुद ही कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी। तब टाइम कम क्यों नहीं पड़ता था? तब किसी के पास इतना कम टाइम नहीं होता था, सब कुछ ज़िंदगी अच्छे से चल गई, माँ बाप ने बच्चे पढ़ा ली भी। हमें ही देख लीजिए, हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि उसको वक्त कम पड़ गया, क्योंकि वो मैनेज कर लेती थी सब। आजकल क्या हो गया कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े तो हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। आज मोबाइल हमें मिला कि कहीं इन्फॉर्मेशन देनी थी हमें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस मोबाइल में कब 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम मिला या कोई भी और चीज़ मिली थी कि ठीक है चलो कभी आपने फ़ोटो डाल दी, एक चीज़ कर ले, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पास टाइम कम है। वरना ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आज टाइम कम का बहाना बनाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखें, वो 8-8, 9-9 घंटे फ़ोन पे बिता रहे हैं, 10-10 घंटे भी फ़ोन पे बिता रहे हैं। और फ़ोन पे बिताने के बाद जब आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो तो ये दिमाग है, इसका डोपामिन खत्म हो जाता है। फिर आप और किसी काम चीज़ में मन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग में नहीं था। या तो आप टाइम टेबल में लिख दो कि मैं 1 से 2 इंस्टाग्राम ही चलाऊँगा, या तो आप अगर ये कर रहे हो तो फिर आप अपने टाइम लिख दो उसमें। और दूसरी चीज़ कि जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो इस बात से दुखी हैं कि यार उसके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ गए या वो मुझसे आगे निकल गया, फिर वहाँ पे ये वाला दुख आ जाता है। तो ये मैं तभी समझ गया था जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी। मैंने सोचा था मेरे ऊपर एक सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट के ऊपर AC है। मैंने बोला यार AC बॉस है, तो पता चला एक दिन वो DC के सामने करबद्ध खड़ा है, वो बॉस है। DC ADC के सामने करबद्ध खड़ा है, उसके बाद कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है।
मैंने सोचा ये बॉस होगा, तो पता चला वो मंत्री जी के सामने करबद्ध खड़ा है। मंत्री जी को बॉस समझा, वो सीएम के सामने करबद्ध खड़े हैं, सीएम पीएम के सामने खड़ा है, पीएम ओबामा के सामने खड़े हैं, ओबामा ओसामा के सामने खड़ा है, तो ओसामा भगवान के सामने खड़ा है। तो मैंने सोचा कि फिर एक उसी को ऊपर वाले को ही बॉस मान लेते हैं, इतने सारे हायरार्की बनाने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई है ही। मतलब तो सेटिस्फेक्शन फिर दिमाग से ही लाना पड़ेगा, कि दिमाग अगर ठीक है तो सेटिस्फाइड लगोगे, नहीं तो फिर आप इसी चीज़ में रह जाओगे कि यार मैं बहुत नीचे हूँ। इन्फेरिटी फीलिंग तभी आ रही है आजकल, बहुत लोगों को आ रही है, बहुत यूथ को आ रही है। एक ये भी जो हमने फॉल्स एक्सपेक्टेशन की बात की कि शॉर्ट टर्म सक्सेस की मुझे तुरंत मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज जैसे बिजनेस में भी लोग जाते हैं, स्पेशली मैं एजुकेशन बिजनेस की बात करता हूँ। आप टीचर गया कि यार ठीक है मेरे कोर्स आते हैं, आप कोर्स खरीद लो। फिर वो कह रहा है कि यार मेरे ना कोर्स बिकते नहीं। आपने अच्छा कमाने की बात, पढ़ाने की बात नहीं सोची। मैंने 3 साल 4 साल ऑनलाइन बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बच्चों के दिलों में वो जगह बनाई। अब बाकी बच्चे, अगर मैं कोई कोर्स भी लेके आ रहा हूँ तो बाकी बच्चे बता देते हैं कि यार अगर तेरे को पेड कोर्स लेना है तो तू अभिनव सर की ऐप से जाके ले ले, दिस इज अ मेथड। लेकिन होता क्या है, जैसे एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं और लड़की को ये पता लग जाए कि ना ये मेरा फ़ायदा लेना चाह रहा है, आप बताओ कोई ऐसा रिश्ता होगा जिसमें लड़की फिर भी कंटिन्यू करेगी? कभी नहीं करेगी। और ये तय है कि उसको फ़ायदा मिलना है, ये तय है कि उसको फ़ायदा मिलना है, 100% मिलेगा। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद शादी होगी दोनों की, दोनों रिलेशनशिप में जाएंगे, सब कुछ होगा वही। लेकिन पता नहीं लगना चाहिए, इंटेंशन नहीं दिखनी चाहिए फ़ायदा लेने वाली। तो ऐसे ना हर बिजनेस में जो आपका कस्टमर है, अगर आपका जैसा बिजनेस है तो कस्टमर है, कि उसको ये लगना नहीं चाहिए कि आप सिर्फ ये काम अपने फ़ायदे लेने के लिए कर रहे हो, तो कभी नहीं चलेगा। आप अपने शिद्दत से, जैसे आप उसके साथ घूमते रहे, आपने उसकी केयर की, सब कुछ किया, अच्छा उसको लगने लगा कि हाँ ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, तो वो कोई भी कीमत देगी। वही सेम हमारे वाले में भी है कि आप बच्चों को शिद्दत से फ्री पढ़ाओ यूट्यूब पे, आप पूरी एनर्जी लगाओ। ये मत सोचो कि यूट्यूब एज ए डेमो क्लास है कि मैंने दे दी एक, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन अच्छे रहोगे। आप तो अपना काम करते रहो ईमानदारी से, कहीं ना कहीं से वो पे बैक होगा। जैसे मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने पैसा कैसे कमाया, तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाने का पैसा कमाया, इतना पढ़ाने का पैसा कोई नहीं देता। मैंने भी तो ब्रांडिंग का कमाया, कि अपने आप को ऐसा बना लिया कि मेरी बात की क्रेडिबिलिटी हो गई। मैं जहाँ हूँ वहाँ लोग ये सोच के जुड़ते हैं कि यार मैं वहाँ हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने उस क्रेडिबिलिटी का पैसा लिया है, और वो बनानी पड़ती है, और वो तभी बनेगी जब आप बहुत दिनों तक लगातार अच्छा करोगे, एक दिन में नहीं बनेगी। ये चीज़ है इस पूरे इसमें ना, मतलब हर लाइन में एक, आप गवर्नमेंट जॉब की बात क्वेश्चन करते हो, आप बताते हो कि आपने जब गवर्नमेंट जॉब में थे तब आपने ये नोटिस किया। हाँ। और काफ़ी बार मतलब ऐसे बीच में गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है। और मेरे को एक सवाल था कि ऐसा लगता है कि आज भी मतलब इंडिया बहुत ऑब्सेस्ड है कि गवर्नमेंट जॉब रखना चाहिए, या एटलीस्ट गवर्नमेंट नहीं तो अथॉरिटी की जॉब का बहुत वो है कि आईएएस बनो, आईपीएस बनो। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया आज भी ऐसा ऑब्सेस क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपके घर में भी लोग यही चाहते थे बनना, तो आज तक लोग ये क्यों चाहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब मैं बताता हूँ ना कि बहुत आसान है एक तो लेना, बाकी चीज़ों की तो कंपैरिजन। नहीं आईपीएस आईएएस की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो और सफल एंटरप्रेन्योर बनोगे। आज हम लोगों को देख लेते हैं यार उसने बड़ी कंपनी बना दी, तो लोगों को नहीं पता कि ये 1% भी नहीं है, लाखों कंपनियां ऐसी हैं जो बन के ख़त्म हो गई, आपको पता नहीं चला। तो यहाँ पे फिर भी ये है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आज कितनी कंपनियों के बारे में हम जानते हैं, 101 तो कुल यूनिकॉर्न है, और आईएएस तो हर साल 800 बनते हैं, 1000 बनते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा है ना। तो नहीं, मुझे ये चीज़ पहले समझ में आ गई थी, जो आपने अथॉरिटी वाली बात की, कि पावर की ज़रूरत तो तभी है जब कुछ गलत करना हो, वरना सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। तो पावर से तो कुछ ऐसे नहीं है कि पावर से आप कुछ भी कर लोगे, वो गलत करने के लिए पावर का इस्तेमाल होता है कि आप आईएएस बन के गलत। और अब इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर लोगे, आपके भाई ने किसी को पीट दिया, आप इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ आ गया है अब, तो वो वाली पावर की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब लेने की वजह ये है कि अब किसी के माँ बाप किसान हैं और वो देखते हैं लगातार, तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार को देखते हैं कि यार इसके हाथ में बड़ी पावर है, जाते हैं दरोगा को देखते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ आती है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि और ऑप्शन क्या है, किसी के माँ बाप के पास ना कोई ज़मीन है, वो किसी दूसरे की खेती पे किसान कर रहे हैं, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए लेके किसी से उधार अपने बेटे को 10 महीने तैयारी कर देता हूँ और ये सरकारी नौकरी लग जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ है कि ऑप्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर आज 1 लाख से नहीं बन सकता, रिस्क फेल होने का बहुत है। यहाँ तो ये है कि जो 1 लाख लग रहा है वो जॉब के लिए नहीं लग रहा है, इसे सिखाने पे लग रहा है, कुछ ही और भी नई चीज़ें सीख जाएगा, इसको एक्सपोजर भी मिलेगा। कोचिंग करने से, पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज ये कहना बड़ा आसान है, लोग ये कह देते हैं कि अरे यार क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हो। एक मैंने देखा था, कोई चाय बनाते हैं, वो
कह रहे कि क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हो, मैं तो एंटरप्रेन्योर बन गया। अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि आपकी चाय इसीलिए बिक रही है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रात रात में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपकी चाय कौन खरीदेगा। मुखर्जी नगर या दिल्ली में सारे चाय के स्टॉल चल इसलिए रहे हैं कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हो कि वो भी छोड़ के चाय का ठेला खोल लें, तो फिर क्या किसको चाय बेचोगे। चाय बेचने की तो हर आदमी एक काम नहीं कर सकता कि मैंने ये कह दिया कि यार तुम टीचर बनो। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी पहली सीढ़ी है जीवन में कुछ भी आगे करने की। मैंने भी वही सीढ़ी ली। एक कॉन्फिडेंस जरूरी है। आपका समाज, आपके परिवार, आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे कि आप कुछ कर सकते हो, तो वो बेसिकली एक टेस्ट है कि यू कैन डू एनीथिंग। तो हम जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एजुकेशन में बहुत सवाल हैं इंडिया को लेके, मैं बहुत सोचता रहता हूँ। तो कोई एक टीचर, एक एंटरप्रेन्योर, मतलब टेक्निकली आप, मतलब मैं तो टीचर था, वो एंटरप्रेन्योर इसलिए लोग कहने लगे या मैं सोचने लगा। मैंने तो सोचा नहीं कभी कि आपके पास पैसा आ गया तो आप एंटरप्रेन्योर हो, बट मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं किया कि मुझे बिजनेस करना है। जैसे एक होता है ना कि बिजनेस पे आप सोच रहे हो क्या हुआ, जैसे आज लोग बात करते हैं और यार उनका ऐसे जा रहा है, उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, आप ग्राफ देख रहे हो, आप एक क्लिक रेट्स देख रहे हो, MAU, वाह, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये सब नहीं देखता। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैं बिजनेसमैन, बट बिजनेस मैन वाली मेरी सोच नहीं है। मैं बिजनेस और चीज़ों में कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो मुझे एजुकेशन में नहीं लगता, मुझे लगता है कि गुड टीचर कैन नेवर बी ए बिजनेसमैन और ए बिजनेसमैन कैन नेवर बी ए गुड टीचर। क्योंकि बिजनेस में तो इमोशंस नहीं होते। कहते हैं ना लोग, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते, घोड़ा घास के बिना थोड़ी रह लेगा। कुछ ऐसा डायलॉग है ना कि बिजनेस मतलब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये है ना बिजनेस में। लेकिन एजुकेशन में नहीं है। यहाँ तो एक बच्चे ने आगे कह दिया कि यार सर मैं फीस नहीं पे कर सकता और मुझे पढ़ाना है फ्री। कई बार तो बच्चे ऐसे बोलते थे कि मेरे को आपकी ऐप का कोर्स नहीं चाहिए, किसी दूसरे की ऐप का कोर्स चाहिए, आप मेरे को इतने पैसे की मदद कर दो। अब जैसे मैं जिस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा, बच्चे कहते हैं कि सर इसकी किताब मेरे इस एड्रेस पे भेज दो। तो वही जो यूट्यूब से पैसा आ गया, यहाँ से आ गया। तो हमने एक अपना बजट बनाया हुआ है कि इतना हम बच्चों की भलाई में लगा देंगे, बहुत उसमें कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे। कईयों की तो डिमांड अलग होती है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, मेरे को आईफोन चाहिए, इंस्टा पे रील बनाऊंगी, फिर जैसे मेरे पैसे आने लगेंगे मैं आपको वापस कर दूँगी। तो हम उनको बताते हैं कि आपकी फॉल्स एक्सपेक्टेशन है हमसे, इसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन कहते हैं। मैं इसको डिसएग्री करता हूँ एक्चुअली। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस में इमोशन नहीं होते, पर मुझे लगता है बेस्ट बिजनेसेस इमोशन के साथ ही बनते हैं। ये एकदम सच बात है। जो नहीं बना रहे वो फेल हो रहे हैं, वो सारे फेल हो रहे हैं। क्योंकि बिजनेस इमोशन से ही बनता है। बिजनेस में आप टेक्निकली अगर आप ये देखो तो आप इसको कस्टमर इज किंग जो होता है वो यही तो होता है कि कस्टमर की आप हेल्प करे जा रहे हो जा रहे हो। तो आप जिसको फीस दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, दैट इज कस्टमर हेल्पिंग। कि जिस दिन वो कस्टमर बड़ा बनेगा अपने आप दे देगा आपको पैसे, आपको टेंशन लेनी। तो ये पता है सबसे कमाल की चीज़ ये लगती है, जो मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेरे साथ जाता है वो यही सीखता है। सबको लगता है, मैं कई बार टीचरों के साथ सफ़र किया, वो कहते हैं कि यार हमें भी फ्री पढ़ाना है। क्योंकि मैं जिस एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ, बाहर चेक करने वाला बंदा है, वो सब मुझे जानते हैं। क्योंकि वो सब वही लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए हमने पढ़ाया और वहाँ के सेलेक्ट हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। GST में हम जाते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं, कि वहाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, एक अलग लेवल का सम्मान मिलता है। मैं मतलब कैसे कैसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कोई गलती से रेड लाइट क्रॉस हुई और मैं देख रहा हूँ वहाँ 3-4 पुलिस वाले आए मेरे को रोकने के लिए, और फिर एक आके सीधे सलूट मार रहा है, अरे सर आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ, चाय कॉफ़ी लस्सी क्या लोगे। एक अलग फील आती है। यू नो एक क्वेश्चन था मुझे आउट ऑफ टॉपिक कि एजुकेशन के ऊपर एकदम से मुझे ध्यान आया। नॉर्थ, अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एजुकेशन का स्टेट ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल साउथ इंडियंस ज़्यादा एजुकेटेड है नॉर्थ इंडियन से। तो ऐसा क्या रीज़न आपको क्यों लगता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स के जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेशन को क्यों फोकस करते हैं नॉर्थ इंडिया से? कोई रीज़न है यार? नहीं, मतलब नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा क्या है, जैसे आप भी दिल्ली जाते हो, मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में। मतलब बहुत ज़्यादा दिखावटीपन बहुत ज़्यादा है। हम मुंबई में आते हैं, बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाता हूँ, कोयम्बटूर अभी गया मैं ईसा फाउंडेशन में। मैं वहाँ लोगों को देखता हूँ कि लोगों के अंदर शो ऑफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है लोग। मतलब जिस चीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि कई बार लोग शो ऑफ के चलते दिखा ज़्यादा जाते हैं और हो नहीं पाता। मैं यही बात लोगों को भी कहता हूँ कि आप दिखा दो ज़्यादा, आप बड़ी बड़ी बातें बोल दो। मैं ये बोलता था यार एक दिन हमें भी लोग सुनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो बातें सच हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी ईमानदारी पता होना ज़रूरी है। हम धोखा वहाँ खा जाते हैं, वहाँ लॉस कर जाते हैं, जब हम ये खुद को भी उसी चीज़ में ढाल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मॉक टेस्ट देता हूँ रोज़, एक पेपर लगाता हूँ, 110 नंबर आते हैं, लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ मैं तो 150 आते हैं। ठीक है, लोग और यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, लड़कियाँ भी इंप्रेस हो रही हैं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा बताने लग रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी छप गया कि मेरे तो 150 आते हैं, तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे भी 110 आ रहे हैं, बट अब मेरे पे प्रेशर है कि लोगों को 150 बता दिए, वहाँ तक पहुँचना है। तो मैं उस प्रेशर को फील करता हूँ कि मैंने लोगों को 4 बातें ज़्यादा बता दी, तो मैं 6 महीने के अंदर ये चीज़ अब अचीव कर लूँगा।
दूसरे नहीं करते। हाँ, लोग एनालिसिस नहीं करते। जब रात को सो बैठ को तो ये सोचना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, इसका क्या आउटपुट आएगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल जो दिया कि अपने डिसीजन को रिवर्स करने की भी हम नहीं सोच पाते, ये भी एक बहुत गलत है। चाहे हम रिलेशनशिप में हैं, कहीं भी हैं, हमें लगता है कि यार अब तो चलो ठीक, यार अब हम 6 साल से साथ हैं, अब कैसे अलग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी मोमेंट पे आप गलत रास्ते पे चल रहे थे बहुत दिनों से, तो अब लाइफ में यू टर्न लेने का वक्त आ गया है। फिर लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं, तुरंत यू टर्न ले लेते हैं, ये भी गलत है। यू टर्न जब आप सोचोगे तब नहीं मिलेगा, तब थोड़ी होता है यू टर्न, तब तो आपको रॉन्ग चल के आना पड़ेगा, और रॉन्ग चलना पड़ता है यू टर्न के लिए भी। लेकिन यू टर्न लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं कोयम्बटूर गया, ईसा फाउंडेशन वाले ने हमें बुलाया, मेरे को वहाँ जाके लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ, यहाँ वो लोग ज़्यादा हैं जिनको लाइफ में गोल से भटक चुके हैं, ऐसा कुछ है। तो मैंने अगली रात को मेरी फ़्लाइट थी, मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं अभी 1 घंटे में यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ पे लोग मेरे को क्या कहने लगे, और भी इन्फ्लुएंसर थे 60, वो सब मुझे बोले अरे सर अब तो आए हैं तो रुक जाते हैं, कल की फ़्लाइट तो है ही। मैंने बोला नहीं, देखो आने के बाद अगर मुझे पता चल गया कि मेरा डिसीजन गलत है तो मैं इसे तुरंत चेंज करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए कल तक वेट करूँगा, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है, और भी चीज़ें, मेरा मन लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। मैं दिन की 1 सेकंड भी ऐसे नहीं बिताना चाहता कि रिग्रेट में यार गलत आ गया। तो हमें डिसीजन बदलने की भी, रिवर्स करने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि हमें बदलना है। अगर कोई गलत डिसीजन है, हम ढोते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, मुझे पता है ये मैं बिजनेस में गलत आ गया, ये मेरा सही रास्ता नहीं है। एक दूसरी चीज़ और जो आपने पूछी थी कि और एक चीज़ क्या सीखनी चाहिए लोगों को, एक कि आज हर कोई कहता है कि पेशेंस रखो, सफलता मिलेगी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ब्लॉगिंग का चैनल देखा किसी का, अपना ब्लॉग चैनल बना लिया और लगातार वीडियो डाल रहे हैं, 60 व्यू आ रहे हैं, 50 व्यू आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पेशेंस रखो हो जाएगा। नहीं, आपको लोगों ने अप्रिशिएट कितना किया जो आप काम कर रहे हो। आज हर कोई कॉपी करके अगर ये सोचता है ना कि वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो नहीं। आज जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी बड़े ब्लॉगर बने, उन्होंने कुछ और काम भी किया है साथ में। लोगों ने उस चीज़ से उनको जाना पहले, फिर वो ब्लॉगिंग करने लगे। जब आपका नाम हो गया तो जनता चाहती है आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना। लेकिन आप सीधे सोचो कि आप कुछ नहीं और आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को घुसाओगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो गलत है, कोई भी नहीं लेगा। तो पेशेंस भी वहाँ रखो जब आपको लगे कि हाँ आपको हल्का हल्का अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तब तो पेशेंस रखना है। अब आप जाना, आपको आगरा था, आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे हो, और अगर यार पेशेंस रखो, आगरा तो आ ही जाएगा। तो पेशेंस भी सही दिशा में चल रहे हो तो रखने से सफलता मिलेगी, ना कि आप दिशा ही आपकी गलत है और आप पेशेंस रख रहे हो। तो पेशेंस भी फॉल्स है कि ट्रू है, ये देखना जरूरी है। आज हर चीज़ पेशेंस से नहीं होती कि मैंने धैर्य रखा और अब मुझे सब कुछ मिल। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो एक इसका एक छोटा सा चीज़ है जो मेरे को लगता है, जो मैंने यूट्यूबर्स में देखा है अराउंड द वर्ल्ड, कि लोगों को व्लॉग करना होता है। तो व्लॉग मतलब होता है पर्सनालिटी बेस्ड कंटेंट, रिलेशनशिप बेस्ड कंटेंट, कि मेरी ऑडियंस इतना तगड़ा रिश्ता हो जाए कि वो हर चीज़ जानना चाहते हैं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आई थिंक ये फेज़ 2 है और लोग इसको फेज़ 1 बना देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ये फेज़ 1 टॉपिक बेस्ड कंटेंट होता है। आपका काम क्या है, एग्जैक्टली, करते क्या हो, सिखाते क्या हो, क्यों आपकी लोग बात सुने। तो टॉपिक बेस्ड पहला आई थिंक फेज़ 1 होता है टॉपिक बेस्ड कंटेंट, जहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हो कि यार चलो मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैंने मैथ्स की इतनी तैयारी कर रखी कि मैं उसको आसानी से आपको समझा सकता हूँ, तो इसलिए लोग सीखने आ रहे हैं आपसे। वो एक लेवल तक सीख गए, अब लोगों को इंटरेस्ट है कि यार ये मैथ्स टीचर तो थे, अब मैथ्स टीचर के अलावा और क्या क्या करते हैं मुझे देखना है। अब ये सर अगर दुबई जा रहे हैं तो मुझे देखना है, ये सर ईशा फाउंडेशन जा रहे हैं तो मुझे देखना है, ये सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वो स्टैब्लिश ही नहीं किया, तो फेज़ 2 में लोग आज आपकी लाइफ में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो वैसे लव की बात जो कर रहे हो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं या जो यंग लोग हैं अभी, जो अपने वो पीक टाइम पे जहाँ पे मेहनत हासिल करियर बनाने का टाइम है, इस टाइम पे लव डिस्ट्रैक्ट करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, देखो अब ये सोचने की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि लाइफ इज फ्लो, लव इज फ्लो। ये फ्लो है, हो गया तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करो। डिस्ट्रैक्शन तो है इससे, लेकिन ये अब हर चीज़ के प्रॉस कौन से हैं। जब डिस्ट्रैक्शन है तो जो बंदे दिमाग वाले होते हैं, हम जैसे कि हम सारी चीज़ें मैनेज करते थे, लव भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इससे मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो गई, मैनेज करना बहुत अच्छा आ गया। कि बट डिस्ट्रैक्शन तो होता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि प्रेम एक अति है। अति मतलब एक्सट्रीम वाली चीज़ है, और एक्सट्रीम कोई भी चीज़ परमानेंट रहती नहीं है। ये है, क्योंकि ये वो वाली चीज़ है कि एक बिल्डिंग है और उसके 2 पिलर हैं। अब अति ज़्यादा करोगे तो वो करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और पिलर अगर करीब आ गए तो बिल्डिंग का गिर जाना तय है। या तो आप वो दूरी मेंटेन रख पाए, यानी आपने उसकी जो फ्रीडम है और उसने आपकी जो फ्रीडम है वो छोड़ी हुई है, आप दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, तब तक तो वो चलेगा। जहाँ करीब इतने ज़्यादा आ गए, अति हो गई, और बिना अति के ख़त्म होता नहीं, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्यार अंतिम नहीं है, या शादी
इसका डेस्टिनेशन नहीं है। प्यार एक अलग चीज़ है, वो जिस इसकी बात आप कर रहे हो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। प्रेम तो सबसे करना चाहिए, बट इश्क जो है वैसे भाई सही। ओके, आई हैव अब 2-3 क्वेश्चंस, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस जो मैं इससे कवर करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी बात करते करते ना डाइग्रेस कर गया, आपसे अलग अलग चीज़ें बात करने लग गया मैं। हाँ मतलब मेरे साथ यही है कि मैं पता नहीं मेरे पास इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि आप पूछोगे मैं पूरा अलग उसका अलग निचोड़ देके मंजिल तक ले जाके मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, बीच बीच में वो नहीं कहते डायलॉग मार के। मैं जब बचपन में एक सॉल्यूशन लिखने के लिए आता था तो कैसे कहा जाता था कि कुछ क्विट्स लिखो बीच में, सॉल्यूशन इफेक्टिव होगा। तो मेरा बोलने का भी वैसे है कि बीच बीच में ये तरीका बनाया है क्या है, मतलब ये मुझे जानना था कि ये स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, क्योंकि ना हर किसी को सीखना चाहिए लाइफ में। हाँ तो ऐसा क्या आपने नोटिस किया है इंडियन जनता के बारे में या इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में, जो आपको लगता है इस तरीके से अगर कहानी बताते हैं ना तो अटैक करती है, लोगों को दिमाग में रह जाती है? कोई पैटर्न है, कोई हाँ कुछ है? मतलब जैसे कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ से जैसे सीखा, जैसे आज मैं जब भी मुझे दुख होता है किसी बात का तो मैं अपनी लाइफ के उन इंसिडेंट्स पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे को सेम ऐसे दुख हुआ था। मैं सोचता हूँ यार मैं वहाँ से निकला था ना, थोड़ा सा टाइम लगा था, तो अब मुझे फिक्स पता है। तो मैं अपनी लाइफ से ऐसे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये चीज़ सीखी है। यही मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि मोटिवेशन बहुत देर तक काम नहीं करेगा, बट इंस्पिरेशन जो हम सीखते हैं, जैसे कि पहला ब्रेकअप बहुत दुखदाई होता है ना, दूसरा नहीं होता, क्योंकि हमें पता चल चुका होता है कि पहले के बाद ऐसी फीलिंग आई थी, हम बहुत रोए थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, लेकिन फिर से लाइफ शुरू हुई, एक वक्त आया कि हम फिर खुश रहने लगे। तो वो दूसरे वाले में हमें ये चीज़ पता चल चुकी होती है। तो हम अपनी लाइफ से ही ऐसे सीखते हैं। मैं बच्चों के जीवन से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सबसे बात करता हूँ, आपसे आया हूँ अभी तो आपसे भी इतनी सारी बातें की, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पता कर लिया, तो वो चीज़ मुझे याद रह जाती है। बस मेरे साथ क्या है कि सब कुछ दिमाग में फीड होता रहता है, क्योंकि मैंने फालतू का कचरा कुछ फीड कर नहीं रखा है, तो अच्छी चीज़ें जल्दी से सेटल हो जाती हैं। कि मैं कोई रील्स देख रहा हूँ बहुत, मुझे मतलब बिल्कुल चस्का नहीं है। जैसे मेरे बगल में बैठ के भी कोई रील्स देख रहा है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आदत ही है ना, और मैंने खराब आदतें पाली नहीं। जैसे मुझे पता है, मैं कहता हूँ कि मैंने जीवन में सब कुछ किया है, खूब इंजॉय किया लाइफ में, बट मैंने शराब कभी नहीं पी, छुआ ही नहीं मैंने शराब को कभी। सेम। तो वही है कि मैंने शराब सिगरेट ये कभी नहीं पी, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आजकल पता है लोग क्या है कि ये शौक पहले पालना शुरू कर देते हैं। मैं आज की यूथ को देखता हूँ कि वो पहले ये शौक पालेंगे ताकि उनको बड़ा आदमी बनना है, बड़े आदमी जैसी फीलिंग लेनी है। उनको लगता है कि शायद इसी चीज़ से हम बड़ा बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप सब कॉन्शियस हो गए, उसके बाद आपकी कही हुई बातें उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं रही। आप अपने होशो हवास में रहते हुए कुछ कहें, कोर्ट भी ये कहती है कि कोई अगर आपने बयान दिया वो आपने होशो हवास में दिया था या नहीं, यानी वही सत्य है। तो उस फेज की जब कोई वैल्यू नहीं है, आपके कहे हुए शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस फेज में जाना क्यों? जब वो फेज ट्रस्टेबल नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपको खुद नहीं पता कि रात आप नाली में पड़े हुए थे, तो उसका कोई सेंस नहीं है जीवन में। वैसे ओके, मैं गलत भी नहीं मानता। नहीं गलत मैं भी हाँ, नहीं मानता। मतलब मेरे सारे दोस्त हैं ऐसे, कोई ऐसा है नहीं मेरे साथ का जो नहीं पीता हो, तो क्या करें। उम्मीद तो लोग कहते हैं कि यार शाम को चलो पियेंगे यार, साथ बैठ के बात करेंगे, तो मैं उस वक्त भी ना नहीं कहता, मैं उस वक्त भी ठीक है यार चलो, क्या सबको सफाई देता। एग्जैक्टली, मतलब मैं गलत भी नहीं मानता, बस मेरी पर्सनल चॉइस है, और मैं खुश हूँ उसके साथ, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। सेम एक आपने एक बात बोली कि बड़ा आदमी, लोगों को लगता है इससे बड़ा आदमी बनता, तो ठीक है, ये तो गलत नैरेटिव है। आपको क्या लगता है कि बड़ा आदमी लोग कैसे बनते हैं? हाँ मतलब बड़ा आदमी कोई तो कैसे बनता है? अपने काम जिसमें आपकी रुचि है, अगर आप वो ईमानदारी से करते हो और शिद्दत से कंसिस्टेंट आप एफर्ट लगाते रहते हो। आज लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कुछ भी करने की सोचते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बार बार मन बदलता रहता है। अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। लाइक कोई जिम भी जाता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कंसिस्टेंसी में तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपको करना है तो आपने अगर कोई काम की ठानी है, लाइक आपने जिम जाने की भी ठानी है, तो आपका अगर किसी दिन मन भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ दिमाग से, कि हमारा दिमाग कितनी स्ट्रांग विल पावर रखता है। मान लेते हैं मैं 10 दिन जिम गया अगर, तो मैं 11वें दिन सिर्फ इसलिए जाता हूँ क्योंकि जिम में भी आसान चीज़ नहीं है, आपको जाके वजन उठाना है, वो भी पैसे दे के, तो मुश्किल काम तो है। लेकिन 11वें दिन आप सिर्फ इसलिए जाओगे क्योंकि आपको लगता है अरे रिदम नहीं तोड़ता, 10 दिन जा चुका हूँ। आप गलती क्या करते हो, आप 11वें दिन नहीं जाओगे, फिर आपको आदत पड़ जाती है, फिर आप क्या, वो रिदम तो टूट गया, जो 10 दिन का एक प्रेशर था वो खत्म हो चुका है। अब आप 12वें 13वें दिन जाओगे, फिर आप 14वें दिन छुट्टी कर लो, क्योंकि अब वो रिदम टूट गया, वो वाला एक फीलिंग नहीं है कि मैं इतने दिन से लगातार ये काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप 10 दिन गए और 11वें दिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 20 मिनट के लिए चले जाओ, 10 मिनट के लिए चले जाओ, लेकिन किसी भी काम को छोड़ो मत। आज लोग, जैसे कोई स्ट्रेस हो गया, कोई परेशानी हो गई, जैसे मैं 2-3 दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये पॉडकास्ट वो बोलता कि यार मैं अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी काम नहीं छोड़ा।
मुझे ऐसा लगता है काम करते रहो चाहे स्ट्रेस है, क्योंकि वजह तो बदलती रहेंगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी किसी भी चीज़ के लिए। बहाना देने से बात बनेगी नहीं, आज ये बहाना है कल कोई दूसरा बहाना होगा। तो इससे अच्छा है कि जब जो काम है उसको उसी वक्त कर लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि इससे फिर और प्रेशर बनता है। अभी इससे एक मेरा थ्रेड है जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन की तरफ लेके जाता है मुझे, कि आई थिंक इंडिया में ना अभी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एट दिस पॉइंट। हाँ, इससे बहुत पहले youth या बहुत बाद में है। मुझे नहीं पता, आज की तारीख में अगले 10 सालों के लिए हम टॉप लेवल पे हैं, राइट। और इस टाइम पे अगर हर किसी का तो एक बहुत फेयर चांस है बड़ा बनने का, भले वो शहर से आता है, गांव से आता है, बहुत पैसे वाला है, नहीं पैसे वाला, कुछ भी, आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो क्या लगता है आपको इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा? इंडिया की जर्नी फास्ट कैसे होगी? ये अगर हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हर इंसान वो अपॉर्चुनिटी यूज़ कैसे कर सकता है? क्या करना चाहिए हमें कि हम हर किसी की हेल्प कर पाएँ और देश को आगे लेके जा पाएँ? हाँ, मतलब थोड़ा सा मेरे को मुश्किल सा सवाल हो गया ये बता पाना, बट मैं कोशिश करता अब हूँ वो इसका क्या लगता आंसर है, आप देने के। बताओ? जैसे एक तो आपने एजुकेशन वाली जो बात कही कि आज हम एजुकेशन पे, तो आज ये हाल हो गया है कि मैं देख रहा हूँ शहर के बच्चे भी 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर लिख दिया आई वांट वर्ल्ड फेमस। तो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि पहले तो काम से आप फेमस हो सकते हो कि आप काम क्या करते हो, और जो आपका काम है वो दूसरों के कितने % ऑफ लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप 1 या 2 लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे मैंने जो सीखा था, जो ये मेरे को पढ़ाने वाला आया कि यूट्यूब पे पढ़ाने से, ये मैंने तो शाहरुख खान को ही देख के सीखा कि यार शाहरुख खान बड़ा आदमी कैसे बना, क्योंकि उसने हर घर से 2-2 4-4 5-5 रुपए कमाए, जिससे लोगों पे बर्डन भी नहीं पड़ा। उसकी मूवी हर घर में देखी जाती थी। तो मैंने यही देख के सीखा। खैर मैंने उनकी कोई मूवी नहीं देखी, DDLJ भी मैंने तो नहीं देखी, मैंने शोले भी नहीं देखी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप कितनी जगह से कितना छोटा छोटा अमाउंट है जो आप अपने लिए बना सकते हो, अगर वो बहुत बड़ा आपको आदमी बनना है। लेकिन सबको, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ऐसे नहीं होते कि जिनको बड़ा आदमी बनना है। आदमी सरकारी नौकरी ये चाहता है कि भाई वो रिलैक्स करेगा, उसको ज़्यादा काम नहीं करना। ऐसे न्यूजीलैंड में भी ये लोग 6 घंटे काम करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। जब आप बड़ा आदमी बनने जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें खोओगे भी, सुकून भी बहुत खोएगा, बहुत स्ट्रगल भी लगेगा, बहुत सारे लोग भी छूट जाएंगे जिनको आपको ना कहना पड़ेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि क्या करना है? क्या करना है, नहीं करना है। और बाकी जैसे अपॉर्चुनिटी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब ऑनलाइन इतना कुछ आ गया है सिखाने के लिए कि लोग वहाँ से सीख के कुछ भी, जैसे अब हमने देखा कि मैं गणित पढ़ाता हूँ या और लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि कुछ मेरे अंदर एक डिफरेंट कला है, तो आज इतना अच्छा है कि आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो। आप देखो कितने सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन नई चीज़ होती है इसलिए वो वायरल हो जाते हैं, हम भी देखते हैं कि कुछ नया है। तो अगर आपके पास नया स्किल है तो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल भी है कि आप कोई काम जो कर रहे हैं, मैं जो कोई काम कर रहा हूँ, वो इसको भी नए तरीके से दिखा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। बहुत सारे नए नए मैथ्स टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो वो भी चल रहे हैं। तो अभी सबकी अब एक पॉइंट के लिए सिर्फ ये बात करते हैं कि जिसको बड़ा बनना है, तो ये बात बहुत सही बोली आपने कि हर घर से आप कितने घरों तक पहुंच सकते हो। पहुंच अगर आप 1-2 लोगों तक पहुंच रहे हो तो आप ज़्यादा बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। हाँ, तो मतलब आपका वो पहले से ही फोकस आपको ये आना चाहिए। टारगेट फोकस रखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर जैसे मैं IAS के लिए मैथ्स पढ़ाता, तो वहाँ पे तो 50 लोग भी ऐसे नहीं होते जो ऑप्शनल मैथ्स से पेपर देते हैं, और वो पढ़ाना कितना कठिन था, बड़ी चीज़ थी, तोप थी वो पढ़ाना, तो वो मैंने नहीं चुना। या मैं IAS की मैथ्स के लिए किताब लिख देता, तो ऑडियंस ही 60-70 है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी है, ऑडियंस की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। और बड़ा आदमी बनने को टारगेट तो नहीं लिया जा सकता। मुझे जो आपने कही ना अभी इतनी देर में, मेरे को यही बात समझ आई है कि यू कैन नॉट टारगेट कि यार मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी कोई ऐसे नहीं है कि जगह है और मेरे को वहाँ पहुँच जाना है, मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। आप काम करते रहोगे, लगातार काम करते रहोगे, अच्छा काम करोगे, लोगों को जोड़ते रहोगे, जितने भी लोग आपने जोड़े हैं वो सेटिस्फाइड हैं आपके साथ, आप उनके साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहे हैं अपनी नज़रों में। ईमानदारी से अगर आप अपना काम करते रहे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि। और फिर रिलेवेंस का गेम है ना कि बड़ा आदमी कितना बड़ा आदमी। अब किसी के पास 100 रुपये और उसको 1 लाख मिल गए तो वो बड़ा आदमी है। अगर वो अपनी तुलना 100 वाले से कर रहा है, 1 करोड़ किसी को मिल गया, वो लाख वाले से तुलना कर रहा है, उसके घर में सब लाख लाख कमाते तो वो 1 करोड़ कमा रहे, तो वो बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी इन द सेंस की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। रिलेवेंस का गेम है कि आप देख किससे रहे हो। मैं तो जब इतनी सारी चीज़ें होती तो ऐसे सोच के अपने मन को समझा लेता हूँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और आपका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ऐसी वीडियोज भी कभी कभी व्हाट्सअप के ग्रुप्स में ही आ जाती हैं कि कोई रोटी पानी में डुबो के खा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अभी इतने सारे लोग हैं जो उस लेवल पे हैं और ज़िंदगी को जी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
मैं तो रिक्शे वाले ऑटो वाले से भी प्यार से बात करके देखता हूँ कि यार वो भी उसका क्या आज का एम है कि यार वो 600 रुपये कमा के जाएगा, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना देगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं। बाकी मेहनत करते रहो तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, और जहाँ पहुँच गए और आप अगर सेटिस्फाई हो तो आप बड़े आदमी हो। मुझे लगता है कि पर्सनली बड़ा आदमी बनने का सबसे आसान भी और सबसे डिफ़िकल्ट भी एक तरीका है, वो है सीखना और सिखाना। सो आई थिंक वो इम्पैक्ट वाइज, पैसे वाइज, हर चीज़ में तुम्हें बहुत जल्दी हेल्प कर सकता है। तो एजुकेटर बनना है, टीचर बनना सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हें अगर लाइफ में सक्सेसफुल, अगर तुम एक एम पढ़ते हो, क्योंकि एक ही तरीका है जहाँ पे तुम बस कॉन्स्टेंटली कुछ भी एक चीज़ सीख लो। कोई ना कोई तो होगा दुनिया में जिसने वो नहीं सीखी होगी, तो तुम उसको सिखा दो, तो तुम उसकी लाइफ में इम्पैक्ट भी कर रहे हो, इम्प्रूव भी करते हो, और तुम पैसे भी कमा लेते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक हर इंसान को ना, एंड अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, जो डेवलप कंट्री की डेफिनेशन है, उनमें ना टीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ के लिए टीचर होता है। जैसे हमारी कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे टीचर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, कि मैथ्स अगर टीचर है, या आईएएस जो पढ़ाते हैं वो टीचर है, या जो आईआईटी के जो कोचिंग सेंटर, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। पर अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज़ देखोगे तो वहाँ पे ना सेलिब्रेट किया जाता है स्मॉल चीज़ों के लिए भी, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी यूएस में एक पढ़ रहा था, वो सिखाते हैं कि अपने घर में फ़िश जो लोग पालते हैं उसकी केयर कैसे करते हैं। बताइए। मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि रेलेवेंट भी होने वाला है। पर उसको देख के लोग अपने घर में फ़िश पॉट ले आते हैं और उसको देख के फिर उसकी केयर करना स्टार्ट करते हैं, राइट। एक छोटी सी एक बंदा है जो सिखाता है कि अपने घर के बाहर जो गार्डन है खुद ही, वो बोलता है कि आप बाहर से लोग मत हायर करो, खुद ही अपना गार्डन साफ करो, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो आप गार्डन की टेक केयर कैसे कर सकते ये हैं? आपने, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, बट ये तो फैक्ट है। पता है आज मुझे भी ये मतलब रीजन मिल गया। जैसे मैं भी कई बार सिर्फ अपने जूते साफ कर रहा होता हूँ किसी दिन वीक में, या अपना रूम अच्छे से लगा रहा होता हूँ, कपड़े एक लाइन में रखूंगा, ये मेरी पोलो टी शर्ट हो गई है, हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे स्ट्रेस एग्जैक्टली। तो ये यूएस में टीचिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा कदर होती है, जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइजिंग सिखाते हैं कि आप अपने घर को या अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो, हाँ। राइट। तो हर चीज़ के लिए इसमें बहुत टीचर मजा होता है। आता है यार, मुझे नहीं पता था ऐसे लोग सिखाते, बट बहुत मजा आता है इसमें मुझे तो। अभी मैंने ये स्पीकर इस कोने में रखा हुआ है, अब मैं स्पीकर की प्लेस वहां कर दूंगा। हाँ, तो इससे क्या है कि एक नयापन बना रहता है। यस, मोबाइल के वॉलपेपर चेंज करते रहो, रिंगटोन चेंज करते रहो, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जीवन छोटी, में right? तो न्यूनेस लेके आती हैं। लेकिन ये हर चीज़ के तो अगर आप यूएस यूके में देखो, हर मैं चीज़ तो के बिना टीचर्स उसके हैं, सीखा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि इसको भी सिखाना मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। skills मैं ये है। तो बताता हूँ बच्चों को कि आप अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखो, जितना आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, दिमाग ऑर्गेनाइज रहेगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने साफ कपड़े पहने हुए हैं, आप हाँ, सुबह नहा के पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से बहुत पर्सनल फर्क पड़ता है। ग्रूमिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब की क्लासेस होती है, सब सीखते हैं। तो बाहर इन सब के टीचर्स होते हैं। तो आई थिंक इंडिया में जब ये टीचर्स बढ़ने लग जाएंगे ना, तब बहुत गेम बढ़ेगा, और हर कोई इसकी एंट्री बैरियर इतना लो हो गया यार, तो मज़ा हो गया। हाँ एकदम, मैं तो ये चीज़ सीखी है, इस पे बनाते हैं, जरूरी है बिल्कुल। दिस गेट्स मी टू अवर लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स कि आपको क्या लगता है कि क्या, मतलब जो टीचर्स हैं, देखो टीचर्स, जब टीचर्स हीरो बनेंगे ना सोसाइटी में, तब गेम और बड़ा बनेगा, क्योंकि हर किसी को टीचर बनना होगा। आज वो थोड़ा सा चेंज आया है, नहीं तो पहले तो बिल्कुल नहीं था, किसी को टीचर नहीं बनना था। आज ये यूट्यूब की वजह से, खुद के एम्पैथ की वजह से, आप जैसे टीचर्स के सब लोगों को टीचर बनने की उम्मीद है, या मतलब एटलीस्ट एस्पिरेशन कि यार ऐसा बनना है। भारत में ना टीचर को उस दृष्टि से देखा जाता है कि वो गरीबी रहेगा तो अच्छा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा भी होगा, एक जूही चावला एक मूवी में कहती है कि टीचर को वो सम्मान कभी नहीं मिला। क्या टीचर ने कभी किसी इनॉर्गेट किया किसी चीज़ को? टीचर कभी आपने देखा कि BMW से उतरा हो, ऑडी से उतरा हो? एक बड़ा वायरल है, एक वीडियो का क्लिप है जिसमें वो कहती है, जूही चावला एक मूवी का है। तो हमने उस चीज़ को खैर ख़त्म किया है कि ऐसा नहीं है, टीचर बहुत है। लेकिन फिर भी बच्चों को कई बार ऐसे लगता है कि, लोगों को ये लगता है कि ना ये आदमी मेरे पैसे से महान हो गया है, पैसे के बारे में क्यों सोच रहा है। तो उस वक्त हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम किस लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप पैसा नहीं कमाना चाहते? आप क्या सरकार को फ्री सेवाएं देना चाहते हो? आपके पास पैसा अभी नहीं है तो आप हमसे मदद ले लो, जब आपके पास हो जाए तो दे देना या मत भी देना। बट अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसको गलत मत कहो कि वो पैसा कमा रहा है। गलत तरीके से कमा रहा है तो गलत है, लेकिन अगर वो पैसा ले रहा है और उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है। हम ये नहीं कहते कि सब बच्चे पैसा दें, जिनके पास नहीं है वो फ्री पढ़ें, ट्रू, यूट्यूब से पढ़ें। उनको फिर भी लगता है कि यूट्यूब पे बच्चों को डाउट रहता है। कुछ एक ऐसे % स्टूडेंट होते हैं जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे, वो तो समझ जाते हैं कि कोई डाउट नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे तो जिनको लगता है कि शायद पूरा नहीं होगा तो मुझे वहीं पढ़ना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो हम उनको भी पढ़ाना चाहते हैं, हम उनके लिए भी ना नहीं कर रहे। तो ये क्योंकि हमें भी सिस्टम चलाने के लिए
रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। Yes. तो वो कैसे आएंगे? ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन सी मे बी टूल्स हैं, ऐसा माइंडसेट है, क्या कर सकते हो आप जो आप कैसे बड़े टीचर्स बन पाए? यह खुद अकेले पॉसिबल है कि कोलैबोरेट करना पड़ेगा लोगों से, कि क्या यार करना मैंने खुद अकेले एक मोबाइल से वीडियो बना के अपने सफ़र की शुरुआत की थी। तो उस टाइम पे कंटेंट एक बड़ी चीज़ थी। आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि कंटेंट था ही नहीं। आप समझ रहे हैं 2017 में कि कंटेंट है ही नहीं, तो आप कैसे भी पढ़ा रहे हो तो चल जा रहा है। आपने शादी वाली लाइटें रखी हुई हैं। अब थोड़ा सा दौर बदल गया कि बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ गया, जिसमें भी एक कॉस्टिंग लगती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप आज से भी शुरू करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कितनी बार जीवन में आज से शुरू करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार अब बहुत कुछ हो गया, कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और जीरो से फिर से शुरू करता हूँ। तो उसका एक मज़ा दिखता है कि पॉजिटिव दिखती हैं चीज़ें। पहले भले ही आप कितने बड़े थे, आप नीचे गिर के फिर जीरो से शुरू करो। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जैसे ऑफलाइन वाले टीचर हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं है, तो कुछ चीज़ें उनको थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि उनको कैमरा फेसिंग, जैसे हम और आपसे बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले से ही बात कर रहे हो। आप जब पढ़ा रहे हो तो ऑडियंस को लगे कि आप उसको पढ़ा रहे हो, उसको देख के पढ़ा रहे हो। ये मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है और मैं खुद फील करता हूँ। जिस दिन मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। जब मेरा दिमाग कहीं और है, बस मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, कैमरे की तरफ भी हल्का देख रहा हूँ, तो लोग नहीं एंगेज कर पाते। ऑनलाइन में सबसे ज़रूरी है कि जब आप तभी वीडियो बनाओ जब आपका दिमाग एकदम ठीक है। ऐसा नहीं है आज आपकी सुबह पत्नी से लड़ाई हुई, आपने वीडियो बना दी। पढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को इंगेज भी करना पड़ेगा। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उनसे, वो बात करनी पड़ेगी कि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हमारे साथ भी ऐसा था, थोड़े दिन इंतजार करो फिर समझ जाओगे। उनको एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। तो टीचर बनने में आज सबसे ज़रूरी है कि आपकी कैमरा फेसिंग, आप कैमरे में ऐसे बात कर पा रहे हो जैसे आपके सामने ऑडियंस है। मैं देखता हूँ बहुत से टीचर को, मैं समझाता भी हूँ, और आपको कंप्लीटनेस लानी पड़ेगी। आज वो दौर आ गया, जैसे आज आप एक वीडियो अगर बना रहे हो तो उसको शुरू करो, इंट्रोडक्शन है, उसके बीच की जो थ्योरी है वो है, उसके बाद कंक्लूड भी करना पड़ेगा। ये यूट्यूब पे पार्ट 1 पार्ट 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। एक कंप्लीट होल वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, आप जिसमें भी दो वो कंप्लीटनेस दो। आज मैं भी लंबा पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक वीडियो मैंने आज शुरू की तो जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े उन्होंने वो पूरा वीडियो देखा तो उनको वो चीज़ पूरी समझ आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कुछ पढ़ाऊँगा तो नया शुरू करूँगा, उसको फिर वहीं पर कंक्लूड करूँगा। और इस जर्नी में क्लास प्लस जैसी ऐप्स ये कैसे हेल्प करती हैं? हाँ, जैसे क्या है कि अब टीचर है तो टीचर तो टैग नहीं बना सकता, और टैग के पार्ट पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आप टैग भी देखोगे, आप क्या क्या देख लोगे। टीचर तो सिर्फ एक पढ़ा सकता है। तो इन ऐप्स का ये है कि ये जैसे अब किसी टीचर को दे दी कि आपको टेंशन नहीं है, आप पढ़ाओ और हम आपका टेक्निकल पार्ट जो भी है वो ठीक कर रहे हैं। आपको अगर कहीं लगता है कि कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें बताते रहो कि इस पॉइंट पे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में उनको नहीं पता, वो तो हर तरीके की ऐप बना रहे हैं। तो आप उन्हें बताते रहो, तो ये टैग का आपका शॉर्ट हो जाता है। जो आप सोचते हो कि यार टैग है, या कल को आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है एक सेटअप को चलाने के लिए, एक स्टार्टअप में स्टार्टिंग में एक कॉस्टिंग आती है, तो वहाँ पे हेल्प हो जाती है आपकी। और एक टैग मतलब बिना टैग के आप कैसे पहुँचोगे लोगों तक? आपको मॉक टेस्ट कराने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चों को पीडीएफ्स देनी है, वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है दे पाना कुछ भी। यूट्यूब पे तो सिर्फ एक वीडियो फीचर है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब ले आए इस चीज़ को, बट अभी तो नहीं है। तो इस तरीके से टैग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप कनेक्टिविटी कैसे बनाओगे, आप अपना एक प्लेटफॉर्म कैसे बना के रखोगे जहाँ पे आपकी एक कम्युनिटी है कि आपसे इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आप बच्चों को फ्री कंटेंट दे रहे हो, पेड कंटेंट दे रहे हो, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये सब के लिए मतलब एक कम्युनिटी है आपकी अपनी एक पर्सनल। कम्युनिटी बनाने के लिए आपको लगता है टेक सपोर्ट ज़रूरी है, और वो अगर आप खुद बनाने जाओगे तो प्रॉब्लम्स होती है, तो हाँ, इसलिए मतलब जो it will take एग्जिस्टिंग time ना। सॉल्यूशंस है उसको हाँ, यूज़ कर लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 500 साल की ज़िंदगी नहीं है कि मैं आज जाके अपना टैग बनाऊंगा, 10 साल बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। उसमें तो लोग छोड़ जाएंगे ना आपको। आपको तो इंस्टेंट चाहिए, हाल सॉल्यूशन चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए कहता हूँ कि 500 साल के लिए नहीं जीना। मेरा अपना कुछ नहीं है इस संसार में, मैं बस इस्तेमाल कर रहा हूँ चीज़ों को। जो लोग मेरे साथ रहते हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि ये मत सोचो मुझे देख के कि आपको BMW लेनी है या आपको ऑडी लेनी है। आप भी बैठो, इन्जॉय लो। मेरा भी अपना कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि गाड़ी चलाने का शौक है, तो आपका एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ। आप भी इन्जॉय लो। लक्ष्मी भाग्य में कब तक है कब तक नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। भोग में होनी चाहिए, भोगना जरूरी है। अब मोदी जी को ही देख लीजिए ना, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, वो साफ कहते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं, मैं अपनी सैलरी भी डोनेट करता हूँ, बट भोग में लक्ष्मी है। फुल एंड लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस यही जीवन है और क्या है।
तो उनसे हमें ये बात सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी को जीना कैसे। अपने पास रख के क्या करोगे कि आपने अकाउंट भर लिया। बहुत सारे नेता क्या करते हैं, अपने अकाउंट भर लेते हैं, खुद ऐसे दिखाएंगे बहुत गरीब हैं, बेकार से कपड़े पहनेंगे। ये नहीं है मोदी जी की जगह कि उसका अरे इसका चश्मा लगा लिया गुच्ची का, या वर्सासे का चश्मा लगा लिया और बर्बरी का स्टॉल डाल लिया। वो ये नहीं सीखेंगे, वो एकदम ऐसे चलेंगे, अकाउंट भर लेंगे, उसके बाद दूसरी सरकार आएगी, उनका सारा पैसा भी चला जाता है, फिर रोते रह जाते हैं यार। अब तो ज़िंदगी को जी लो, कल का पता नहीं क्या होगा। जन्म से मरण तक सब छूट जाना है, जीत उसकी जो पहले छोड़ देगा। वो अब एंजॉय कर रहे हैं, छोड़ देंगे कुछ दिन। तो ये है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, मतलब जीते रहो। आज में जीना चाहिए। तो लास्ट नोट पे मुझे एक बताओ कि शेयर वन मैसेज जो आपके लिए, वन मोटिवेटिंग मैसेज या वन डायलॉग जो आपने लिखा है, जो आपको लगता है कि थिंक अबाउट इट लॉट। ओके, अगर ये आपका लास्ट डायलॉग होता है, ये लास्ट लेगेसी डायलॉग होता है, तो आप क्या देते लोगों को? मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, और पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। तो आपको किसी भी लेवल पे हिम्मत नहीं हारनी है। परेशानियां, समस्याएं जीवन भर रहेंगी, आपके साथ चलेंगी, बस आपको थकना नहीं है, चलते रहना है। वजह बदलेंगी। आज लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है शायद, इसलिए उनके घर में लड़ाई है, कलेश है या समस्याएं। ऐसा नहीं है। पैसा आने के बाद जो समस्या है उनका तो समाधान भी नहीं है, और पैसा आने के बाद भी हर एक की जीवन में समस्याएं हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वजह बदलती रहती हैं। इसलिए हर दिन को जी लेना चाहिए। पैसा कम है ज़्यादा है फ़र्क नहीं पड़ता, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। 4 दोस्त बैठे हुए हैं और बातें हो रही हैं, अलग सुकून है। तो या आप गंगा के किनारे बैठे हैं और वो आपके साथ बैठी है और आप एक पत्थर मार रहे हैं और वो जो हलचल हो रही है, उसको फील करने का भी अपना अलग आनंद है। बाकी मैंने बहुत अच्छे लिखे कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा इंतज़ार करना चाहिए। वक्त बदलता है, ज़रूर बदलता है, सबका बदलेगा। सबका बदलेगा। ठीक, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जाने से पहले प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा। क्या आप चाहते हो कि हम और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पकड़ें और एक एक इंडस्ट्री के बारे में उनके इंडस्ट्री लीडर से समझें कि क्या करना चाहिए इन इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ने के लिए, एंड इंडिया का स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये पूरे वीडियोस बनाने में हमें ना बहुत मेहनत लगती है, और मैं प्लीज़ ये चाहता हूँ कि हर कोई इसे सब्सक्राइब करे और किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करे जिससे लाइफ में ये सुनने के बाद बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ऐसी कॉन्वर्जेशंस हमें शेयर करनी पड़ेगी, ऐसी कॉन्वर्जेशंस हमें embrace करनी पड़ेगी और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। Until the next episode, keep figuring out.